हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। रिश्तों में एतमाद और खलूस नापैद हो तो रिश्ते खोखले होकर टूट जाते हैं। ऐसे रिश्ते ज़्यादा देर तक अपनी साख कायम नहीं रख पाते। मुश्किल वक्त में अपनों का सहारा ही इंसान को हिम्मत देता है और अपनों की ज्यादतियाँ ही इंसान को 2 कदम पीछे किए देती हैं। मैं जिस तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर रोजाना छत पर जाती थी और भरी दोपहर में कभी गली में तो कभी पास पड़ोस में झांकती मेरी मुतजस्सिस फितरत मुझे चैन से बैठने न देती और मैं मुसलसल तांग छांग करती रहती। हमारी गली के अक्सर घरों में सास बहू का लड़ाई झगड़ा जारी रहता था। पूरी गली में कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ करता था और मुझे ये देखने में बड़ा मजा आता था। मैं बड़े तजस्सुस से छत पर जाकर ऐसे किसी मंजर की खोज लगाती। आज भी अम्मा की सोते में ही छत पर पहुंच गई और मेरी नज़र यूं ही इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। आस पास के माहौल पर गौर करना शुरू किया। हर तरफ सन्नाटे का राज था। कहीं से कोई आवाज़ भी सुनाई न दे रही थी। लग रहा था आज किसी का झगड़ा करने का मूड नहीं है, इसीलिए हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। शायद गर्मी की वजह से सभी अपने कमरों में दुबके हुए थे। कोई भी लड़ाई झगड़े का सीन नहीं था और ऐसे ही मेरी नज़र बराबर वालों के सहन में पड़ी तो मैं चौंक गई। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मैंने जल्दी से अपनी दूरबीन का रुख उसी तरफ किया। वहां एक जवान और खूबसूरत लड़की चारपाई पर बैठी थी। इस लड़की को देखकर हैरत नहीं हुई, बल्कि जिस बात ने मुझे चौंका दिया वो उसका रोना था। उसकी आहों और सिसकियों की आवाज मुझ तक पहुंच रही थी। इतने जोर से वो रो रही थी, सिसकती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। इस घर में 2 दिन पहले ही नए किराएदार आए थे। इस वक्त पहले से ये घर अशरफ अंकल का था और अब एक बड़े इलाके में वो शिफ्ट हो गए थे, इसीलिए जाते जाते अपना घर किराए पर चढ़ा गए थे। अब 2 दिन से यहाँ किराएदार रह रहे थे। यहाँ कौन लोग शिफ्ट हुए थे, कहाँ से आए थे, कोई नहीं जानता था, क्योंकि किसी ने इस घर में किसी मर्द को नहीं देखा था। इन 2 दिनों में मैंने इस घर में 2 मर्द दाखिल होते या निकलते हुए नहीं देखा था। ये लोग रात के अंधेरे में शिफ्ट हुए थे, इसीलिए हम में से किसी ने इनको देखा ही नहीं था। सूरत भी पहचान नहीं थी और ये औरत भी मुझे आज पहली दफा ही नजर आई थी। उसका रोना मुझे परेशान कर रहा था। उसकी दर्द भरी सिसकियां मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं सोचने लगी कि पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या मसाइल है जिसकी वजह से वो आंसू बहा रही है और इस कदर परेशान है। शायद वो भी महंगाई और गरीबी से परेशान है। आजकल सभी को इस तरह के मसले लाहक हैं। मुझे भी यही लगा था, इसलिए कि इसे कोई ऐसी ही परेशानी है। किराए के घर में रहना भी कम परेशानी तो नहीं होती ना। अपनी छत पर हो तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन किराए की सरदर्दी हर मसले की जड़ है। काफी देर तक मैं खामोशी से इसे देखती रही और फिर जब वो उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो नॉर्मल नहीं थी, बल्कि हामला थी। उसका पेट भी बहुत बड़ा महसूस हो रहा था और वो बड़ी मुश्किल से कमर पर हाथ रखकर चल रही थी। उसके लिए ठीक से चलना भी 2 बार हो रहा था। इसीलिए मुझे समझ आ गया कि वो अपने हमल की वजह से रो रही थी। हो सकता है उसे कोई तकलीफ पेश आ रही हो जिसकी वजह से वो रो रही हो। मैं खुद तो शादीशुदा नहीं थी, इसलिए इस मामले को ज्यादा नहीं समझ पाई थी, मगर मैंने यही नतीजा अखज़ कर लिया था कि इसको हमल की तकलीफ हो सकती है। वो कमरे में चली गई तो मैं भी थोड़ी ही देर में छत से नीचे उतर आई। अम्मा जाग चुकी थी। मुझे देखकर गुस्से से कहने लगी, 10 दफा कहा है तू जवान जहान लड़की है, इस तरह छत पर मत जाया कर। तेरा यूं छत पर जाना मुनासिब बात नहीं है। लोग तुझे देखेंगे तो हमारे किरदार पर बातें बनाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन मुझे अम्मा की इस बात से कोई सरोकार नहीं था। मैं वही करती जो मेरा दिल चाहता था। अम्मा की किसी डांट का मुझ पर कोई असर नहीं होता था। मैंने अपनी मर्जी की मालिक थी। और फिर मैंने अम्मा से पूछ लिया कि अम्मा ये पड़ोस में कौन लोग आए हैं। अम्मा कहने लगी, मुझे भी मालूम नहीं कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं। बस ये पता है कि एक औरत रहती है, इसी का पता है। इसके साथ कौन है कौन नहीं अभी इस बारे में कुछ पता नहीं। कुछ दिन गुजारेगी तो खुद ही मेल जोल बढ़ जाएगा, अभी तो मालूम नहीं। मैंने अम्मा से कहा, तुम शाम को कौरमा पका तो रही हो, एक प्याले में डालकर दे दो, मैं इसी बहाने इसके घर चली जाऊंगी, बातचीत भी हो जाएगी और देख लूंगी कि कौन औरत है, कहाँ से आए हैं ये लोग और कैसे हैं लोग रहन सहन के। अम्मा ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, ये तेरी जसूस की फितरत नहीं जाती। तुझे क्या पड़ी है कि कौन है कौन नहीं, तुझे ये सब क्यों जानना है। मैं अम्मा के गले में अपनी बाहों का हाथ डालकर मोहब्बत से कहने लगी कि अम्मा तुम ही पड़ोस होने का वो हक निभा लो ना, पड़ोसी हो, ये तो नेकी है ना। पता तो है कितनी महंगाई है, किराए के घर में रहने वाले कितने परेशान होते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं इनको। मुझे मालूम था कि अम्मा का दिल कितना नरम है और वो लोगों से कितनी हमदर्दी रखती है। इसीलिए मैंने इसी अंदाज में बात की थी कि इनका दिल पिघल जाए। और वाकई मेरी बात सुनकर अम्मा ने सर हाँ में हिलाया और फिर शाम को जैसे ही कौरमा पका एक प्याले में डालकर मुझे पकड़ा दिया। मैं अम्मा की इकलौती बेटी थी, इसीलिए जैसे तैसे अम्मा से अपनी हर बात मनवा ही लेती थी। लेकिन यही वजह थी कि अम्मा मुझ पर सख्ती भी बहुत करती थी, मेरी आदतों से खार भी बहुत खाया करती थी। प्याला पकड़े मैं झट से पड़ोसियों के दरवाजे पर पहुंच गई। मुझे तजस्सुस था कि इस घर में इस औरत के साथ और कौन कौन रहता है और वो औरत क्यों रो रही थी। क्या हमल की तकलीफ थी या महंगाई से परेशान होकर रो रही थी, या बात कुछ और ही थी। दरवाजा बजाने पर काफी देर बाद उसी औरत ने दरवाजा खोला। वो हमल से थी और बड़ी मुश्किल से दरवाजे तक आई थी। इसकी चाल बहुत धीमी थी। मुझे इस बात का तो पक्का यकीन हो गया था कि इसके घर सिवाय और कोई औरत नहीं है इसके।
इस घर में वो अकेली ही औरत है। मैंने उसकी तरफ प्याला बढ़ाया और बताया कि मैं पड़ोस के घर से आई हूँ। मेरा नाम खदीजा है। अपना तारुफ करवाया, लेकिन मुझे हैरत हुई कि ना ही मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी के आसार आए थे, ना ही कोई मुस्कुराहट। उसके चेहरे के तासुरात बदस्तूर संजीदा ही रहे थे। वरना अगर नए घर में कोई पड़ोसी मिलने आता है तो बंदा इखलाकन ही मुस्कुरा देता है। पहली बार की मुलाकात यादगार होती है, गहरा तक छोड़कर जाती है, इंसान की तबीयत का पता देती है। और मुझे लगा कि वो औरत इखलाक से बिल्कुल आ रही है। इसमें खुश इखलाकी जैसी कोई नाम को भी चीज नहीं है। मैं तो चाहती थी कि इस घर के अंदर जाऊं, उसके साथ बैठूं, बातें करूं, लेकिन उसने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया था। मुरव्वत के मारे भी अंदर नहीं बुलाया था। अलबत्ता पीछे से दो छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब मैंने खुद ही पूछ लिया कि ये आपके बच्चे हैं जो रो रहे हैं, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बच्चे तो नजर नहीं आए थे, लेकिन इस औरत के चेहरे के बदलते रंग मुझे जरूर नजर आ रहे थे। इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात वाजे थे। कहने लगी, हाँ मेरे बच्चे हैं। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और प्याला भी वापस नहीं किया था। अपना सा मुंह लेकर मैं घर लौट आई थी। इस औरत का ये रवैया बहुत ही अजीब और बद इखलाकी वाला था। अम्मा ने मुझे देखा तो फौरन ही प्याले का पूछा। अम्मा को बर्तनों की बड़ी परवाह थी। फौरन से मेरे खाली हाथ देखकर पूछ लिया। मैंने अम्मा से कहा कि इसके बच्चे बहुत रो रहे थे, इसलिए उसने बर्तन रख लिया है। मेरी बात सुनकर अम्मा ने कहा कि ठीक है, कल जाकर बर्तन वापस ले आना। कांच का प्याला है, ऐसा ना हो कि इसके बच्चे तोड़ दें और बैठे बिठाए इतना नुकसान हो जाए। अम्मा को अपने कांच के प्यालों की बड़ी ही मोहब्बत थी, बहुत एहतियात से रखा करती थी। मैं भी हाँ में सर हिलाकर रह गई कि इसी बहाने एक और चक्कर लग जाएगा। हो सकता है दोबारा जाने पर कुछ मालूम हो जाए। आखिर पता तो चले कि ये औरत कौन है, कहाँ से आई है, इसके बच्चे कितने बड़े हैं, क्योंकि घर में कोई आदमी भी नजर नहीं आता था। और जहां तक मुझे मालूम था कि इस घर में शायद कोई आदमी था ही नहीं। और जब था ही नहीं तो नजर कैसे आ सकता था। अगली दोपहर जब अम्मा सोने के लिए लेटी तो मैंने अम्मा से कहा कि मैं जाकर प्याला ले आती हूँ। अम्मा कहने लगी, इतनी भरी दोपहर में जाने की क्या जरूरत है, अभी रहने दो, सुकून कर लो, शाम के वक्त चली जाना। मगर मुझे यही वक्त मुनासिब लगा। मैं अभी जाना चाहती थी। मुझे पता था कि घर से निकलने की देर होगी, अम्मा को गहरी नींद लग जाएगी और मैं बहाने से इस औरत के घर दाखिल होकर इसके बच्चों को भी देख लूंगी और ये भी पूछ लूंगी कि वो अकेली रहती है या फिर कोई और भी लोग साथ हैं। इससे जान पहचान बढ़ा लूंगी। मैंने अम्मा से इजाजत दे दी तो मैं जल्दी से दुपट्टा ओढ़कर पड़ोस वाले दरवाजे पर पहुंच गई। छोटा सा ब्राउन कलर का रंग था और दरवाजा मैंने जोर से बजाया। काफी देर के बाद औरत ने दरवाजा खोला तो मुझे देखकर उसके चेहरे पर शनासाई की रमक न उभरी। कहीं से नहीं लगा कि एक बार मुलाकात हो चुकी है, बल्कि वो अजीब स्पॉट नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उससे अपने प्याले का इस्तफसार किया तो वो सर हिलाकर अंदर चली गई। दरवाजा उसने लॉक नहीं किया था और मैं तो इसी मौका की तलाश में थी, इसीलिए मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गई। घर का जायजा लेने लगी और उसके पीछे पीछे छोटे छोटे कदम उठाते अंदर पहुंच गई। जब वो दोबारा बावर्ची खाना से प्याले लेकर पलटी तो मुझे सहन में खड़ा देखकर हक्का बक्का रह गई और जल्दी से मुझे प्याला देकर कहने लगी कि बच्चे सो रहे हैं, आप दबे पांव वापस चली जाएं, कोई शोर मत कीजिएगा, मेरे बच्चे सो रहे हैं। इसके झूठ ने मुझे हिलाकर रख दिया था कि थोड़ी देर पहले जब मैं अंदर दाखिल हुई थी तो मुझे बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। वो छोटे छोटे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और अपनी ही जुबान में कुछ कह रहे थे। सो बिल्कुल भी नहीं रहे थे। शायद दोनों अभी साल भर के थे। चूंकि मेरी खाला के बच्चे भी इतने ही थे तो वो भी ऐसी अजीबोगरीब आवाजें निकाल कर खेलते थे, इसीलिए मुझे अंदाजा हो रहा था कि ये ज्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं। और ये भी जान गई थी कि वो औरत मुझे किसी भी सूरत अपने घर में रुकना नहीं चाहती, खार खा रही है। शायद बहुत ही मगरूर किस्म की औरत है, मुझसे मेल जोल बढ़ाना नहीं चाहती, या फिर कोई और बात ही थी। मैंने प्याला लेकर नामुराद वापस लौट आना था। अलबत्ता मेरे दिल में पहले से भी ज्यादा तजस्सुस पैदा हो गया था। आखिर क्या वजह थी उसके रोने की और फिर मुझसे ये झूठ बोलने की कि बच्चे सो रहे हैं। रात को खाने का दस्तरख्वान लगा तो मैंने यूं ही अब्बा से पूछ लिया कि ये अंकल के घर किसको किराए पर देकर गए हैं, क्योंकि अब्बा को अंकल से काफी बातें बताया करते थे। इसीलिए मुझे यकीन था कि अब्बा को कुछ जरूर पता होगा, वो कुछ कुछ जरूर जानते होंगे। अब्बा कहने लगे, अकेली औरत है, इसका आदमी परदेश में रहता है, यहाँ नहीं होता, औरत के घर पर कराए लिया है। पसंद की शादी थी, इसीलिए ससुराल वालों ने साथ नहीं रखा, घर से निकाल दिया था। बेचारी शौहर के बगैर अब किराए के घरों में धक्के खा रही है, दर दर की खाक छान रही है। माँ बाप को नाराज करने का यही अंजाम होता है। अगर अपने माँ बाप की रजामंदी से और उनके साय में रुखसत होकर घर से निकलती तो आज इस तरह अकेली ना होती। मगर औलाद अपनी मर्जियां करने लग जाए ऐसे मामलात में तो फिर यही मुकद्दर होता है। अब्बा खाना खाने में मसरूफ हो गए और मैं सोच में पड़ गई कि बेचारी वाकई किस कदर परेशान है। काफी परेशानी का शिकार है, शायद इसीलिए रोती है और किसी को अपने घर में भी नहीं आने देती। अकेली औरत हो तो तरह तरह का खौफ होता है। मर्दों से क्या, वो तो औरतों से भी डरती है कि न जाने कौन उसे ठग ले, कोई धोखा ही कर जाए। और इसीलिए अपने बच्चों को भी छुपा कर रखती है, किसी से मिलने नहीं देती। देखने में भी वो औरत बड़ी ही जवान और खूबसूरत थी और दो बच्चों की माँ भी नहीं दिखती थी। वो हामला भी थी। इसका मतलब ये था कि कुछ अर्सा पहले इसका शौहर यहाँ से गया है। मैं सोचने लगी कि मुझे इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। इस तरह मेरा वक्त भी गुजर जाएगा और इस बेचारी को भी सहारा मिल जाएगा। अगर मैं एक और दो चक्कर उसके घर लगाती तो दरमियान हमारे थोड़ी बहुत राह रस्म तो बढ़ ही जाती, कुछ ना कुछ बेहतरी होती, सर्द महरी की ये दीवार गिर ही जाती। 2 दिन और गुजरे। अम्मा से
और फिर कोफ्ते बना रही थी। मैंने ज़बरदस्ती सालन लिया, उसके घर के दरवाजे पर पहुंच गई। अब की बार उसे दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी दिखाई दी। पहले की निस्बत आज उसका चेहरा अच्छा तासुर दे रहा था। उसने मेरे हाथ से प्याला ले लिया और दरवाज़ा लॉक करके अंदर चली गई। मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। मैं जान गई थी कि पिछली दफ़ा वाली हरकत मेरी उसे दरवाज़ा लॉक कर गया है और अब की बार ज़्यादा एहतियात से काम ले रही है। जब वो थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आई तो उसके हाथ में खाली प्याला था। उसने उससे बच्चों की खैरियत पूछी मैंने तो वो खामोशी से सर झुका गई और धीरे से कहने लगी कि बच्चे ठीक हैं, सो रहे हैं। मैं जानती थी कि यह बात भी वो झूठी होगी। पिछली बार भी इसने यही कहा था। शायद वो अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहती थी, इन्हें मुझसे छुपा रही थी। मैंने खुद ही उससे कहा कि आप कभी हमारे घर आइएगा, मेरी आपसे अम्मा मिलकर बहुत खुश होंगी, इन्हें आपका आना अच्छा लगेगा। तो वो बस सर हिलाकर रह गई। उसने कोई खास जवाब नहीं दिया था। शायद वो अपनी दुनिया में मगन थी और उसे किसी की जरूरत नहीं थी जो किसी खुशी का इजहार करती। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उसके अंदर हमल के आखिरी दिन मालूम होते थे। मैंने उससे कहा कि आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, बिला झिझक हमारा दरवाजा बजा दिया करें, कोई झिझक न रखिएगा। ये सुनकर पहले दफा उसके चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई थी। उसकी आंखों में नमी मुझे घुलती हुई भी दिखाई दे रही थी। मैंने खुद ही पूछा कि आपके शौहर कौन से मुल्क में रहते हैं। तो वो कहने लगी कि मेरे शौहर कुवैत में रहते हैं। शादी के बाद वो फौरन ही चले गए, अब यहाँ नहीं आते और जब से ही मैं अकेली रहती हूँ। सालों बाद इनकी छुट्टी होती है तो वो आते हैं, मगर ना वहीं पर होते हैं। इस औरत ने काफ़ी कुछ बता दिया था, इसीलिए मेरा तजस्सुस भी कम हो गया था। मेरी फितरत ऐसी ही थी कि जब किसी चीज़ पर से मेरा तजस्सुस खत्म हो जाता तो फिर मैं इस तरफ दिलचस्पी भी ना लेती, और इस औरत के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जब मैं जान गई कि वो कौन है और उसका शौहर कहाँ रहता है तो मेरे तजस्सुस काफ़ी हद तक खत्म हो गया था और फिर मैंने दोबारा उसके घर जाने की ज़रूरत ना समझी और वहाँ जाना छोड़ दिया। अलबत्ता दोपहर के वक्त मेरा छत पर जाना खत्म ना हुआ, और ऐसे ही एक दोपहर जब मैं छत पर थी और अपनी दूरबीन से नज़ारे कर रही थी तो मैंने देखा कि वो औरत दर्द से तड़प रही है और सहन के बीच में लेटी है। मुझे लगा कि शायद उसका अस्पताल जाने का वक्त हो गया है। दर्द की वजह से तड़प रही है और वो अकेली ही परेशान हो रही है। मैं फौरन नीचे उतरी तो अम्मा गहरी नींद सो रही थी। मैं खुद ही घर से निकली और उसके दरवाजे पर पहुंच गई। काफ़ी देर मैंने दरवाज़ा बजाया तो उसने अंदर से खोला ना। मुझे यकीन हो गया कि उसकी हालत ठीक नहीं है, वो काफ़ी परेशान और दर्द में मुब्तला है। घर की बैरूनी दीवार भी छोटी सी थी। मैंने उसे फलांगा मुनासिब समझा। बचपन से ही मैं ये काम करती आ रही थी क्योंकि अंकल की बेटी मेरी काफ़ी दोस्ती थी और छुप छुपा कर मैं अक्सर दोपहर को इनके घर जाती थी और इसी तरीके से घर में घुस जाया करती थी। इस वक्त गली भी सुनसान बिल्कुल पड़ी थी, इसीलिए मैंने वो दीवार फलांग ली और जब मैं अंदर दाखिल हुई तो इस औरत की हालत काफ़ी बहुत ख़राब हो चुकी थी। इसके बच्चे मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे देखकर वो घबरा गई और कहने लगी, तुम अंदर कैसे आई हो? मैंने उसे बता दिया कि मैंने उसे देख लिया था और मैं इसी खातिर आई हूँ। वो कहने लगी, तुम वापस चली जाओ, मेरे बच्चे घर में ही पैदा होते हैं, मैं खुद ही अपने बच्चे पैदा कर लूंगी, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, चली जाओ। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। आज के दौर में कौन घर पे बच्चे पैदा करता है? मैंने कहा, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ, मैं अपनी अम्मी को बुलाकर लाती हूँ, वो आपकी मदद कर देंगी। उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही शोर मचाने की ज़रूरत है। मैं खुद ही अपने बच्चे पैदा कर सकती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम भी अपने घर चली जाओ और किसी से कुछ न कहना। उसका लहजा इंतहाई सख्त था कि मैं खौफजदा हो गई और उसके कहने पर वापस घर अपने लौट आई। लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। अगर वो अपने घर में मर भी जाती तो किसी को पता न चलता। मेरे अलावा तो शायद कोई भी उसके दरवाजे पर नहीं गया था। इतनी तकलीफ वो कैसे अकेले बर्दाश्त कर रही थी? मैंने सोचा कि अम्मा को उठाकर सारी बात बताऊं, लेकिन फिर मुझे उस औरत का गुस्सा सख्ती याद आई तो मैं रुक गई। अम्मा भी उठकर यही कहती कि अगर वही किसी को बुलाना नहीं चाहती तो हम जाकर क्या करेंगे? किसी को खुद ही मदद नहीं चाहिए तो हम क्या करें? मुझे अम्मा की आदत का पता ही था, इसीलिए मैंने अम्मा को उठाना भी तर्क कर दिया और खामोशी से खुद छत पर चढ़कर उसके सहन की छत का जायजा लेने लगी। वो औरत अभी भी अपने सहन में तड़प रही थी पड़ी, और फिर मैंने देखा कि बड़ी मुश्किल से उठकर कमरे के अंदर चली गई। मुझे अजीब सी परेशानी ने घेर लिया। वो दोपहर मुझ पर बहुत भारी गुजर रही थी और फिर जैसे तैसे शाम हुई तो मैंने अम्मा से कहा कि मैं नजमा के घर जा रही हूँ। अम्मा ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं नजमा का कहकर घर से निकली। वो हमारे गली के आखिरी घर में रहती थी और मेरी उससे काफ़ी दोस्ती थी। मेरा रुख पड़ोस वाली औरत के घर की तरफ था। मैंने उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया और फिर कुछ ही देर बाद उस औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। उसका चेहरा पूरी तरह जद पड़ चुका था, पेट अंदर को लग गया था। मुझे उसे देखकर ठीक से तसल्ली हुई और ये भी समझ आ गया कि वो बच्चा पैदा कर चुकी है। मुझे देखकर उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। मैंने उससे पूछा कि वो ठीक है तो वो कहने लगी, मैं ठीक हूँ। तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? मैंने फ़ौरन कहा कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, इस हवाले से कोई बात नहीं की किसी से भी। लेकिन आप अस्पताल क्यों नहीं गई और बच्चे कहाँ हैं? वो कहने लगी कि बच्चे मेरे कमरे में हैं। मौसम बहुत गर्म है इसलिए पंखे में लेटे हैं। मैं इसके बच्चों को देखना चाहती थी लेकिन उसका अपने बच्चे दिखाने का कोई इरादा नहीं था। पता नहीं क्यों वो अपने बच्चों को मुझसे छुपा के रखती है, और मैंने उससे कहा कि मुझे अपने बच्चे तो दिखा दे। उसने इनकार कर दिया। कहने लगी, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, इन्हें जरासीम लग जाते हैं, इसीलिए मैं किसी को भी नहीं दिखाती, जब बड़े हो जाएंगे तुम देख लें तब। उसने सर से बात ही खत्म कर दी। मैं कुछ देर बैठकर वापस लौट आई। वो औरत अब काफ़ी बेहतर हो गई थी, अलबत्ता अब एक नया तजस्सुस मेरे दिल में जन्म ले चुका था। मुझे उसके बच्चों को देखना था, और ना ही मैं इसके बड़े दोनों बच्चों को देखा था और ना ही छोटे वाले बच्चे को, किसी एक को भी नहीं देखा था। इस दिन के बाद मेरा दोबारा इस औरत के घर चक्कर नहीं लग सका क्योंकि अम्मा ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया था, कहीं भी जाने की इजाज़त न देती थी।
मेरी खाला अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गई थी और अब अम्मा को लग रहा था कि मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए बिला ज़रूरत मेरा घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। मुझे खाला पर गुस्सा आ रहा था। मैं सिर्फ 16 साल की थी, इन्हें क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आने की? ऐसी भी क्या आफ़त आन पड़ी थी अभी से ही रिश्ता करने की? अगर मुझे खाला का बेटा फ़ाइज़ पसंद ना होता, तो मैं तो फ़ौरन इनकार ही कर देती, लेकिन फ़ाइज़ की वजह से मैं खुशी-खुशी राज़ी हो गई थी। कोई एतराज़ नहीं किया था, मगर मुझ पर ढेरों पाबंदियाँ भी लग गई थीं। और फिर खाला ने रस्म भी अदा कर दी, मुझे दुपट्टा उठाया और मिठाई भी खिलाई। इनके जाने के बाद अम्मा ने एक प्लेट में मिठाई रखकर दी और कहने लगी, जा, तुझे बड़ा शौक है ना पड़ोस में जाने का, बस इसे मिठाई देकर जल्दी से लौट आना, ज्यादा देर ना वहां रुकना, जल्दी वापस आ जाना। अम्मा की बात सुनकर मैं खुशी से फौरन घर से निकली थी। आज बड़े दिनों बाद मेरा घर से बाहर आना हुआ था। मैंने सोचा था कि आज तो मैं इस औरत के बच्चे जरूर देखूंगी, किसी भी तरह देखकर ही इनको दम लूंगी। मैंने दरवाजा बजाया तो वो औरत बाहर निकली। मैंने मिठाई देकर उसे अपनी रस्म का बताया तो उसके चेहरे पर खुशी का तासुर नजर आया। मैंने पहली दफा उसे खुश देखा था, वरना वो तो अपने बच्चों की पैदाइश पर भी खुश नजर नहीं आई थी। मुझे दिल से मुबारकबाद देते हुए कहने लगी कि अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, हमेशा तुम्हारे नसीब अच्छे करे, अपने माँ बाप का सर कभी झुकने ना देना। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी थी। शायद उसने पसंद की शादी की थी और अब पछता रही थी, इसीलिए मुझे उसने ऐसी दुआ दी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई और भी उसकी जैसी गलती करके पछताए। वो प्लेट लेकर अंदर गई तो मैं भी उसके पीछे अंदर चल पड़ी और उससे पूछने लगी कि अब उसका शौहर कब आएगा। लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई जवाब ना दिया, बस खामोश रही। मेरी नजरें उसके बच्चों की तलाश में थी, लेकिन बच्चे आज भी कमरे में थे और मैं बिना सोचे समझे ही कमरे में दाखिल हो गई। तो बावर्ची खाने में प्लेट खाली करने लेके गई थी, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही मेरी चीख निकली और सारा घर गूंज उठा। वो औरत भागती हुई मेरे पास आई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर ले आई। मेरी हवाइयां उड़ चुकी थी। वो गुस्से से कहने लगी, तुम मेरे कमरे में क्यों गई थी? मैंने घबराकर कहा कि आपके बच्चों को देखना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आपके बच्चे तो। ये कहकर मैं खामोश हो गई तो वो औरत फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हाँ, मेरे बच्चे इंसान के बच्चे नहीं हैं, ये जानवरों के बच्चे हैं। देख ली तुमने इनकी शक्ल, अब तुम्हें तसल्ली हो गई। इसीलिए ना ही मैं किसी से मेल जोल रखती हूँ और ना ही किसी को अपने घर में आने देती हूँ। मेरे बच्चों को देखकर लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, बातें बनाते हैं, खौफ से चीखें मारने लगते हैं। सब जानना चाहते हैं कि ये जानवर किसके बच्चे हैं। मैं लोगों को क्या जवाब दूं इस बात का? वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई तो मैं उसके पास ही बैठकर उसे पूछा कि ये सब क्या है, ये बच्चे कैसे पैदा हुए? और फिर उसने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इस औरत का नाम मरियम था। इसने अपनी पसंद से अपने क्लास फेलो नवाज से शादी की थी। जब दोनों की पसंद की शादी करके अपने घर वालों को बताने लगे, तो ना ही लड़के के घर वालों ने कबूल किया और ना ही मरियम के। दोनों घरों ने भी बुरी तरह से दुत्कार दिया। इन दोनों ने मजबूरन किराए का घर लिया और अपनी जिंदगी हंसी खुशी शुरू कर दी। लेकिन कुछ मोहब्बतों को दुनिया की नजर लग जाती है। नवाज और मरियम की मोहब्बत भी ऐसी ही थी। नवाज के घर वाले मरियम को किसी सूरत बहू नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि मरियम इनके मुकाबले में एक छोटे घराने से गरीब थी कर की थी और फिर नवाज का पहले से ही रिश्ता हो चुका था। इसलिए नवाज के घर वालों ने इन दोनों पर काला जादू करवाया, जिसके नतीजे में इनकी शादी के पहले साल में पैदा होने वाले जुड़वां बच्चे बज़ाहिर जानवर की शक्ल के दिखाई देते थे। इन दोनों की शक्ल भेड़िए नुमा थी। बच्चों की ऐसी शक्लें देखकर नवाज मरियम को छोड़कर परदेश चला गया था। उसे लगता था कि ये मरियम के किसी गुनाह का नतीजा है, इसलिए बच्चों की शक्ल जानवरों की तरह है। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके घर वालों ने काला जादू करवाया है। मरियम ने नवाज को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नवाज मरियम को तन्हा छोड़कर खुद कवे चला गया और मरियम इन दोनों बच्चों को दुनिया से छुपा कर किराए के घरों में धक्के खाने लगी। इसने कई बुजुर्गों से भी राब्ता किया, लेकिन सबने यही बताया कि ये बहुत काला गंदा जादू किया गया है। इसकी काट इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। मरियम अभी इसी सदमे से गुजर रही थी कि इसके मकान मालिक ने इसे तनहा पाकर इसके साथ ज्यादती कर दी और इसके नतीजे में वो दोबारा हमला हो गई। ये बात वो नवाज को बता भी ना सकी, क्योंकि नवाज तो पहले ही इसे बदकिरदार ठहरा चुका था और अब जो दोनों बच्चे पैदा हुए वो नवाज के नहीं बल्कि इस पिछले मालिक मकान के थे, जिसकी ज्यादती से तंग आकर उसने वो घर छोड़ा था और यहाँ शिफ्ट हुई थी। वो दोनों बच्चे भी पहले बच्चों की तरह ही जानवर जैसे दिखाई दे रहे थे। मरियम बहुत ही ज्यादा खौफजदा और परेशान थी। नवाज इस खर्चे के पैसे तो भेजता था, लेकिन नवाज का वापसी का कोई इरादा नहीं था। वो इसे दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर चला गया था। वो मोहब्बत जो दोनों ने मिलकर की थी, उसका खसारा सिर्फ और सिर्फ मरियम के हिस्से में आया था। मरियम को लगता था कि ये माँ बाप को नाराज करने की सजा है जो उसे और उसके बच्चों को मिल रही है। मरियम की सच्चाई जानकर मैं दंग रह गई थी। इस बेचारी ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। ना ही इसका शौहर उसके साथ रहा था और ना ही उसके बच्चे दुनिया को दिखाने के लायक थे। वो रोते हुए कह रही थी कि आज वो अपने जज्बाती फैसले पर पछता रही है। उसे नवाज के जाहिर को देखकर उससे मोहब्बत की थी। काश को वो नवाज के बातिन को भी देख लेती। उसे इस बात का अंदाजा होता कि बुरे वक्त में नवाज का साथ नहीं देगा तो वो कभी अपने माँ बाप को ना छोड़ती। मैंने मरीम को दिलासा दिया और उससे कहा कि वो अपने माँ बाप के पास वापस लौट जाए, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप के पास ही इतना बड़ा दिल होता है कि वो औलाद की हर गलती को माफ कर दे। मैंने मरियम से कहा कि अगर वो अपने वापस घर जाएगी तो हो सकता है कि उसके माँ बाप उसे काले जादू के तोड़ के लिए कुछ भी कर दें। वो सारी जिंदगी तो नवाज के आसरे में नहीं गुजारे। नवाज के पैसे से जिंदगी की जरूरियात तो दे सकते हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। इस दुनिया में उसके पुराने मालिक मकान जैसे और भी लोग मौजूद हैं।
مریم کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے اگلے ہی دن اپنے گھر جانے کا ارادہ کر لیا تھا اور میں واپس اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ رات میں بستر پر لیٹ کر سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں مریم کے گھر والے اسے اپنائیں گے یا نہیں۔ وہ کب تک اسی طرح یہ سب کچھ برداشت کرتی رہے گی؟ کیا پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ یا پھر کالا جادو کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ آخرت میں انہیں کیسا عذاب بھگتنا پڑے گا؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا مریم جیسی سب لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچاتی ہیں؟ ایسا مرد جو اپنی عورت پر اعتبار ہی نہیں کرتا، وہ کیسے مقابل محبت ہو سکتا ہے؟ ہر صورت عورت ہی قربانیاں دیتی ہے، وہی سزا کاٹتی ہے۔